Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का हर एक चैप्टर का है सो क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अब हम लोगों का वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है और उसमें जो ग्राफ क्वेश्चन बचा हुआ है, ग्राफ क्वेश्चन हम लोग किसी संडे को स्पेशल सेशन में कवर करेंगे। आज हम लोग ऐसो अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण कहते हैं हिंदी में। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग ऐसो बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण, सबसे पहले समीकरण क्या होता है, तो समीकरण क्या होता है वो तो हम लोगों ने पिछले दिन है सो डिस्कस किए थे कि समीकरण है सो जिसमें चर और अचर दोनों मिले हुए होते हैं, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। तो इसमें द्विघात कहने का मतलब है घात जिसको कहते हैं, जो पावर होता है। जैसे कि एक ये x है, तो ये इसका घात कितना है, तो इसका घात पावर कुछ नहीं है तो इसका 1 है। लेकिन अगर पावर 2 हो जाए तो इसको कहते हैं x², और ये द्विघात हुआ। तो द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर हो, कम से कम 2 हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा पावर। तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है ये है सो 2 है। और ये हुआ द्विघात समीकरण। दूसरा, जैसे कि ये हम लोग कहते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें देखिए, ये 2 पावर तो है इसमें, लेकिन 2 से बड़ा पावर भी है। तो इसको द्विघात समीकरण हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग, इसका सबसे ज़्यादा पावर है इतना, तो इसको त्रिघात समीकरण बोलेंगे। त्रिघात समीकरण ये हो गया। इस तरह से सबसे ज़्यादा पावर, अगर सबसे ज़्यादा पावर है 2, तभी है उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, नहीं तो उसको त्रिघात समीकरण हो गया। उसके बाद 4 घात 5 घात वाला भी समीकरण होता है, लेकिन हमको 10th में सिर्फ है सो द्विघात समीकरण है ही हमको पढ़ना है। और त्रिघात समीकरण क्या होता है ये सब ऐसे हम लोग और उच्च क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल हमको है सो द्विघात समीकरण तक ही पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण है सो का व्यापक रूप होता है, मतलब द्विघात समीकरण लिखा हुआ रहता है किसके रूप में, तो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर x² और x ये दोनों तो चर है, इन लोगों का मान बदल सकता है दोनों का। और a और b और c ये सब जो है क्या है, जहाँ पर a b c है सो गुणांक है, मतलब कि इसका जगह पर a b c के जगह पर तो कोई संख्या होगा, तो ये हुआ इसका गुणांक। और जो x है ये हो गया चर, तो x का घात 2 होता है, इसलिए द्विघात समीकरण है सो इस टाइप का होता है द्विघात समीकरण। तो हम लोग है सो द्विघात समीकरण का हल होता है, तो इसका भी है ना 2 आंसर निकलता है द्विघात समीकरण, क्योंकि है सो इसका पावर 2 है, इसलिए इसका आंसर है सो 2 आंसर निकलता है द्विघात समीकरण का, एक साथ 2 आंसर निकलता है। तो वो इस आंसर को ही इसको कहते हैं, हल को कहते हैं। तो इसका है सो द्विघात समीकरण का है 2 मूल होते हैं, मतलब कि 2 हल होता है इसका द्विघात समीकरण का, जिसे क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। तो इसके 2 मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो इस दोनों है सो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, जिसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो अगर ये दोनों मूल अल्फा बीटा और ये ए बी सी, इसमें ऐसे एक संबंध होता है दोनों में कि अल्फा और बीटा का जो जोड़ होता है ना, योग, वो है सो इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है। और अल्फा और बीटा का जो गुना होता है वो इसके और इसके अनुपात का होता है। तो 2 संबंध होता है, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b/a के बराबर होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा।
एक ये होता है, और अगर हम अल्फा और बीटा को गुना करें तो ये है सो C/A होता है। ये दोनों, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये दोनों है सो आपको एग्जाम में सो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक द्विघात समीकरण का मूल दिया रहेगा तो उसको है सो आप द्विघात समीकरण को आपको पता करना है, या द्विघात समीकरण दिया है तो आपको ऐसा करेंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बराबर होता है, अगर आपको आंसर दोनों पता हो, हल दोनों पता हो, तो आपको द्विघात समीकरण अगर आपको कोई निकालने के लिए कहे एग्जाम में आए, तो आप अगर हल आपको पता हो तो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ये द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको, कि अगर आए सो आपको दो मूल दिया हुआ रहेगा और आपको समीकरण निकालना रहेगा, तो आप इस तरह से है सो समीकरण निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। हमारे पास दो क्वेश्चन है, इस दोनों टाइप का क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोनों क्वेश्चन है सो कहने का एक ही मतलब है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो हम लोग है सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपको लिखा हुआ है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसके मूलों का योग 8 हो और गुणनफल 12 हो। मतलब कि मूल का योग पहले से ही दिया हुआ है, ये हमको है सो इसको अलग अलग नहीं समझेंगे, इसको यही दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूल दोनों जो है इसका योग दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, और मूल का गुणनफल भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है कितना 12। ये आपको दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखिए, इसमें गुणनफल बोल दिया गया है, इसलिए से हमको गुना करने का जरूरत नहीं है दोनों को। तो सीधा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, सीधा लिखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण बराबर, हम लोग को पता है कि फॉर्मूला होता है इसका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हमको यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा ही क्वेश्चन में दिया हुआ था और अल्फा बीटा भी दिया हुआ है, तो समीकरण बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 8 दिया हुआ है और अल्फा बीटा के जगह पर 12 दिया हुआ है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, एक न एक मार्क्स का जरूर रहता है ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगर मूलों का योग लिखा हुआ है तो उसको हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं, अगर गुणनफल दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसको वहाँ से यहाँ डाल देंगे। तो कुछ करना है नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग ऐसे उस समय लाइव ही रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करे जिसके मूल, इस बार ऐसे मूल का योग नहीं दिया, मूल ही दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा दिया हुआ है इस बार 5 और बीटा दिया हुआ है 4। आप लोग ऐसो अल्फा को भी 4 मान सकते हैं और बीटा को 5 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों मूल तो एक ही का है, तो आगे पीछे हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार है सो अल्फा अलग दिया हुआ है, बीटा अलग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा। आप पिछले क्वेश्चन में देखिए अल्फा और बीटा का योग दिया हुआ था, अल्फा बीटा अलग अलग नहीं पता था, इसमें पता है। तो हम लोग ऐसो इसको हल कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का। तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा आपको क्या, फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो ये हो गया आपको, अल्फा के जगह पर आप रख सकते हैं 5 और बीटा के जगह पर रख सकते हैं 4, एक्स बाहर है ही, और अल्फा बीटा के जगह पर आप रख सकते हैं 5 गुना 4। तो ये समीकरण हो गया x² माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पर आपको गुना करना था इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में से गुना नहीं करना था। तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे एग्जाम में परेशानी ना हो, इसलिए ऐसा आप इतना ध्यान रखिएगा।
देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन रूप से द्विघात समीकरण जो है ना, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण ये क्या होता है? तो ऐसा द्विघात समीकरण जिसमें है ना x वाला पद गायब होता है, उस मतलब कि अब्सेंट होता है, नहीं रहता है, उसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे ये हुआ तो इसमें x वाला पद नहीं है, तो इसको कहते हैं हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें जिसमें x वाला पद न हो उसको कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे कि ये हो गया x द्विघात समीकरण। दूसरा हम लोग x के जगह पर कुछ भी रहे, x स्क्वायर वाला टर्म रहे लेकिन x वाला टर्म ना रहे, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये सब हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण जिसमें है सो x वाला टर्म है सो गायब रहेगा, x वाला पद नहीं रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण। और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, ये मिश्रित द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें x वाला पद रहेगा, मतलब उसमें एक x वाला रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग मिश्रित द्विघात समीकरण। तो ये है सो मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। x वाला पद कुछ भी रहे तो ये भी मिश्रित द्विघात समीकरण है। जिसमें x वाला पद आ गया तो वो मिश्रित द्विघात समीकरण हो गया। जिसमें x वाला पद नहीं आया उसको है सो हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है। मूलों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो इसके जानने के लिए हमको सबसे पहले ये एक बात जानना होगा कि प्रकृति जानने के लिए हमको है ना इसका विवेचक निकालना होता है। विवेचक जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो ये हमको निकालना पड़ता है। तो द्विघात समीकरण जैसा आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, विवेचक होता है, उसको हम लोग d से सूचित करते हैं, d से डिनोट करते हैं। तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर होता है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे b तो ये रहा x वाला पद का गुणांक, और a कहते हैं एक्स स्क्वायर वाले पद के गुणांक को, और c कहते हैं अचर पद को जो सिर्फ अंक होता है उसको कहते हैं। तो हम लोग प्रकृति है सो 3 तरह का होगा। अगर विवेचक d जो है सो 0 के बराबर हो जाए, अगर केस 1 में कि अगर d 0 के बराबर हो जाएगा, d हम निकालेंगे वह 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? तो मूल जो होगा, मूल कैसा होगा? मूल है सो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक और समान मूल होगा। मतलब वास्तविक भी होगा और दोनों आंसर जो है सो एक ही आंसर आएगा दोनों का, तो वास्तविक और समान मूल होगा। अगर d है सो 0 के बराबर आ गया, अगर हमारे क्वेश्चन में अगर आपको d पता करना रहे तो आपको जैसे पूछे तो आप d पहले पता कर लीजिएगा। उसके बाद अगर d 0 आ गया तो है सो मूल है सो वास्तविक होगा और समान होगा। दूसरा चीज भी आ सकता है, अगर केस 2 में अगर d जो है क्या हो जाए? धनात्मक आए, d धनात्मक हो, मतलब कि d जो है सो 0 से बड़ा हो, और d 0 से बड़ा हो गया, धनात्मक हो गया, प्लस में आंसर आया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? मूल
इसका भी आंसर निकलेगा, मतलब मूल तो वास्तविक तो होगा, लेकिन मूल है जो अलग अलग हो जाएगा, दो आंसर निकलेगा, वास्तविक और असमान मूल होंगे इसके, मतलब कि अलग अलग आंसर निकलेगा, एक आंसर नहीं निकलेगा। अगर डी 0 हो गया तो एक ही आंसर दो बार निकलेगा, डी है सो अगर 0 से बड़ा हो गया, प्लस में आ गया 1 2 3 4, तो है सो उसका है सो वास्तविक और असमान होगा। और केस 3 में अगर डी है सो 0 से छोटा हो गया, मतलब कि डी है सो अगर माइनस में आ गया, ऋणात्मक हो गया, तो क्या होगा, डी अगर ऋणात्मक हो गया तो मूल जो होगा ना अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, मतलब कि आंसर निकालना है सो संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, आंसर है सो नहीं निकल सकता है। तो ये सब आपको निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछे सिंपल सा, तो आपको है सो निकालने के लिए सबसे पहले आप डी निकालिएगा। डी को विवेचक कहते हैं, विवेचक या इसका एक और नाम होता है विविक्तर भी इसको कहते हैं। तो ये आप सबसे पहले विवेचक जान लीजिएगा, नहीं तो आपको उतना कोई ज़रूरी नहीं, आप सिर्फ डी निकालिएगा, ये समझिए कि डी हमको निकालना है। डी अगर आ गया 0 तो मूल है सो वास्तविक और बराबर होगा, मूल मतलब उसका आंसर जो निकलेगा दोनों आंसर एक ही आंसर निकलेगा। और अगर डी प्लस में आ गया तो अलग अलग आंसर निकलेगा, और डी माइनस में आ गया तो उसका है सो आंसर नहीं निकलेगा। तो इस तरह है सो मूल के प्रकृति होता है। हम लोग कुछ मूल के प्रकृति निकालने पर है सो क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद है सो हम लोग है सो मूल कैसे निकालते हैं वो है सो डिस्कस करेंगे। मूल निकालने का भी कुछ तरीका है, 3 तरीका से मूल हम लोग निकालते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सो हम लोग मूल की प्रकृति कैसी होती है उस पर है सो हम लोग है सो डिस्कस करते हैं, निकालते हैं। पास एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 10 के मूल की प्रकृति बताना है, मतलब इसका मूल कैसा होगा नहीं होगा वो हमको पता करना है। तो वो पता करने के लिए हमको सबसे पहले इसका ये समझिए कि इसमें a b c कहाँ कहाँ है। x² के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, और जो अचर पद होता है x y नहीं रहता है इसमें, उसको हम लोग c कहते हैं। ये तीनों क्या क्या है यहाँ पर ये देख लीजिए, a बराबर कुछ नहीं है पीछे, मतलब कि 1 रहता है, अगर पीछे कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें अब b कितना हो गया -15, चिन्ह के साथ लिखते हैं कोई भी चीज़ को, बिना चिन्ह के हम लोग नहीं लिखेंगे कोई भी चीज़, तो चिन्ह के साथ लिखते हैं। और c बराबर कितना है 10, तीनों a b c पता है। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए हमको सबसे पहले डी निकालना होगा। और डी का क्या फॉर्मूला होता है हम लोग अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला को आपको है सो याद कर लेना है, ये याद रहेगा तुरंत पता चल जाएगा, कोई समस्या नहीं, तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन। मूल की प्रकृति कैसे निकालेंगे, b के जगह पर यहाँ दिया हुआ है -15, तो -15 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 4 तो 4 रहेगा, a के जगह पर तो 1 दिया हुआ है, और c के जगह पर 10 है, तो यह 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 में से 40 घट गया, तो ये हो गया 5 8 1 185 आ गया। देखिए जो 185 है ये क्या है पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ये जब 0 से बड़ा है मतलब कि d यहाँ लिख देंगे, क्योंकि d है सो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना d, और d 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसा होता है आपको पता है, अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था कि d अगर 0 से बड़ा हो गया, d प्लस में आ गया, तो इसका जो मूल जो होगा वो कैसा होगा वास्तविक होगा, मतलब कि आंसर निकलेगा इसका, और क्या होगा अलग अलग आंसर निकलेगा, असमान होंगे, वास्तविक होंगे और असमान मूल होगा इसका। डी है सो प्लस में आ गया, ये कुछ नहीं है, ये धोखा सही से हो गया है। डी अगर प्लस में आ गया
तो वास्तविक और असमान होते हैं, बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है 3x² माइनस 4x प्लस 8, इसका मूल कैसा होगा। प्रकृति पूछे या मूल कैसे होंगे, बात एक ही होता है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ पर देखिए एक की जगह पर कितना दिया हुआ है, x के गुणांक को हम लोग a कहते हैं। पिछला क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसमें दिया है, हमने हर एक तरह का क्वेश्चन लिया है इसमें। तो ये a के जगह पर यहाँ 3 दिया हुआ है और b के जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ है -4 और c के जगह पर दिया हुआ है 8। इसका मूल कैसा होगा, तो फिर से हमको d निकालना होगा। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं, आपको भी लिखना है। यहाँ b की जगह पर कितना दिया हुआ है -4 का स्क्वायर, फिर इसमें से 4 को 3 से गुना कर दिए, फिर 8 से गुना कर दिए, तो कितना हो गया 16 में से घट गया 96, -80 आया, ये माइनस में आ गया। तो अगर माइनस में आता है तो क्या करते हैं, डी है सो माइनस में आएगा, 0 से छोटा है, तो मूल इसका आंसर निकालना संभव नहीं है, मूल अवास्तविक होंगे। अगर आंसर ही नहीं निकलेगा, 0 होगा, तो मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा, आंसर इसका नहीं आएगा। अभी कैसे नहीं आएगा वो हम लोग जब ऐसा मूल निकालना सीखेंगे तब ऐसा हम लोग पता करेंगे इस पर। अभी है सो ये इतना समझिए कि इसका मूल है सो नहीं निकलेगा, अगर माइनस में आ गया तो मूल निकलना संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये समीकरण है 4x² माइनस 5x प्लस 10, इसका आंसर निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, ये देखते हैं हम लोग इसमें। तो इसमें a के जगह पर देखिए 4 है, b के जगह पर -5 है, c के जगह पर 10 है, इसको कहते हैं हम लोग a b c, ये है -5 10। तो इसका मूल कैसा होगा, सो देखिए, तो d निकालते हैं इसके लिए भी, b² माइनस 4ac करके देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा में से, सॉरी b की जगह पर -5 है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से 4 गुना 4 गुना 10 कर लेते हैं, क्योंकि a और c 10 था, तो ये तो प्लस हो गया 25 में से घटाना है 160, ये भी माइनस में आ गया -135। अगर ये माइनस में आ गया तो क्या करेंगे, कैसा हल होगा इसका, d है सो ऋणात्मक आ गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d है सो ऋणात्मक है, इसलिए मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक मूल होगा, मतलब इसका आंसर है सो नहीं आएगा। 0 के से बड़ा हो गया, माइनस में हो गया तो आंसर नहीं आएगा, और प्लस में हो गया तो आंसर अलग अलग आएगा, अगर 0 हो गया तो आंसर है सो एक ही आएगा। ये बात आपको है सो बस 3 बात ही तो याद रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, तो ये बात आप ऐसे ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें मूल की प्रकृति आपको ऐसे बताना है। ये देखिए इसमें तो x वाला टर्म है ही नहीं, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया, तो इसको कैसे निकालेंगे। इसमें तो a के जगह पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा हुआ है a के जगह पर, b तो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो 0 हो गया, 0 कॉन्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो और c के जगह पर दिया हुआ है -25, ठीक है, c की जगह पर कितना दिया हुआ है -25। तो हम लोग d निकालते हैं, d का होता है b² माइनस 4ac, तो b के जगह पर तो 0 है, -4 गुना 1 गुना -25, तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस हो गया प्लस, देखिए d यहाँ पर आ गया हमको अलग अलग, प्लस में आ गया, अगर प्लस में आ जाता है तो क्या होता है, मूल अलग अलग होगा इसका मूल, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर d है सो ये, अगर आपको 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ये बात लिखना होगा कि क्योंकि d है सो 0 से बड़ा है, इसलिए मूल जो होगा क्या होगा, वास्तविक होगा।
और क्या होगा, अलग अलग होगा, असमान होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा। तो वास्तविक होगा और असमान होगा। इसका हल निकालना हम लोग ऐसा अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में ऐसा फिलहाल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और इतना क्वेश्चन को आप लोग ऐसा फिर से रिवाइज कीजिएगा। आप लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन HW में देंगे हम होमवर्क में, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा, और करने के बाद आप हमको ऐसा कमेंट में उसका आंसर बताइएगा कि मूल कैसा आया नहीं आया। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे x कोई ज़रूरी नहीं है, z भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर है 1, b बराबर है -16 और c बराबर है 64। करके देखते हैं हम लोग। d बराबर हो गया b² -4ac। तो b² का जगह पर तो है यहाँ पर -16 का स्क्वायर, इसमें से घटाना है 4 गुना 1 गुना 64। 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 हो गया। आप लोगों के मन में ये आता होगा कि ये माइनस कहाँ चला गया। तो माइनस को हम माइनस से गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है। स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर सभी प्लस में हो जाते हैं। यहाँ भी 256 हो गया, तो ये हो गया 0, क्योंकि d 0 के बराबर हो गया, इसलिए मूल है सो वास्तविक और समान होगा। मतलब इसका एक ही आंसर निकलेगा, दोनों आंसर एक ही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है सो मूल है सो वास्तविक और समान होगा। तो अब हम लोग ऐसे आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन दे रहे हैं HW में। आपको है सो वो क्वेश्चन को बना के कल है सो कमेंट करना है, और आप आज भी कर सकते हैं कमेंट, अभी भी कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए HW मिल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा है। आप लोगों को ऐसे ये क्वेश्चन है कुछ जो हम लोग अभी लिख रहे हैं, ये आप ऐसे नोट कर लीजिए कि आपको कुछ समीकरण दिया जा रहा है जिसका सो आपको मूल निकलेगा या नहीं निकलेगा, कैसा मूल निकलेगा वो आपको बताना है कि इसका मूल का है सो प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा या है सो कैसा होगा। तो आपको है सो इसको निकालना है। ये है सो कुछ क्वेश्चन है सो आपको दे रहे हैं। 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कर देते हैं। 5 क्वेश्चन को आप लोग ऐसे जरूर कीजिएगा घर पर। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि एक सी रहे, m भी रह सकता है, z भी रह सकता है, लेकिन जो यही रहेगा यहाँ पर भी यही रहेगा। और एक क्वेश्चन और है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे जरूर कीजिएगा, और करने के बाद है सो हमको है सो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ये 5 क्वेश्चन है सो आपको एक बार हम लोग बोल देते हैं। x² -5x + 4, ये पहला क्वेश्चन हो गया। 5x² -10x + 15, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। x² -6x + 9, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। 3m² -6m + 18, चौथा क्वेश्चन हो गया। 5x² -7x + 7। तो ये 5 है सो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप है सो इसका है सो जरूर हल कीजिएगा, और उसके बाद ऐसे हमें बात कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो अगर आप है सो इस वीडियो को है सो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे है सो जुड़ सके। और हम है सो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी है सो सहयोग कीजिए, और अधिक से अधिक है सो इसको शेयर कीजिए। हम लोग अगले वीडियो में इसको हल कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने का कितना तरीका है, वो सब ऐसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।